तो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए मैराथन क्लास की पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो आपके सिलेबस से लिए गए हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। आपको बताना है कि जो संतुलित आहार होता है उसमें उपयुक्त मात्रा में कौन से पदार्थ होते हैं। ऑप्शन है विटामिन एवं खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा या यह सभी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। ये सभी आपके संतुलित आहार में सम्मिलित होते हैं। किसी एक पदार्थ को कहना कि संतुलित आहार उपयुक्त नहीं होगा, बल्कि सभी पोषक तत्व मिलकर ही संतुलित आहार का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 7 से 9 वर्ष के शिशु के लिए आयरन की कितनी मात्रा चाहिए। आपको बताना होगा कि जो 7 से 9 वर्ष के शिशु होते हैं उनके लिए आयरन की कितनी मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन है 16 mg पर डे, 18 mg पर डे, 10 mg पर डे या 12 mg पर डे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 mg पर डे। ये आपका है 16 mg पर डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्का काम करने वाले व्यक्ति को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि जो हल्का कार्य करते हैं जो व्यक्ति, उन्हें कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 3000, 2500, 3500 या 2200। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यानी जो हल्का कार्य करते हैं उन व्यक्तियों के लिए कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2500 कैलोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई है। आपको बताना है कि जो किसी भी पदार्थ से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे किस इकाई के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन है ग्राम, डिग्री, कैलोरी या इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं इसका राइट आंसर क्या है, अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी कैलोरी। किसी भी भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा को हम इकाई में मापते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है। आपको बताना है कि जो दूध में प्रोटीन प्राप्त होता है वो हमें किस रूप में प्राप्त होता है। ऑप्शन है कैसीन, मायोसिन, एल्बुमिन या ग्लूटीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैसीन। कैसीन के रूप में हमें जो प्रोटीन प्राप्त होता है दूध से, वो कैसीन के रूप में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क अवस्था में महिला को कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी पूछा जा रहा है एक वयस्क अवस्था में जो महिला होती है, वयस्क महिला, उसे कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है 2300, 2000, 1900 या 1800। आपको बताना है कि 2000, 1900, 1800 या 2300, यानी उसे कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1900। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्कावस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होना चाहिए। आपको बताना है कि वयस्कावस्था में आहार में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात जो होता है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन है 1:2, 2:1 या 3:2 या 1:1। तो इसका राइट आंसर है, आप कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी
राइट आंसर यानी 1:1 जो है वो आपका कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरे दिन के भोजन को कितने भागों में बांटना चाहिए। आपको बताना है कि एक व्यक्ति के दिन भर का जो भोजन होता है उसे कितने वर्गों में बांटा जाता है, यानी कितने भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। 4 भागों में बांटा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार में कम क्रियाशील पुरुष के लिए अनाज की प्रस्तावित मात्रा होती है। आपको बताना है कि संतुलित आहार जो होता है उसमें कम क्रियाशील यानी कम कार्य करने वाला या हल्का कार्य करने वाला जो पुरुष होता है उसके लिए अनाज की प्रस्तावित मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन है 480, 375, 360, 690। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी अनाज की जो प्रस्तावित मात्रा होती है जो एक मानक होता है वो कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 690। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, यानी जो सूर्य की किरण से प्राप्त होता है वो कौन सी विटामिन होती है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, तो इसलिए नवजात शिशुओं को सबसे ज़्यादा यह प्रॉब्लम आती है, तो उन्हें सुबह सुबह की धूप दिखाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य महिला की तुलना में गर्भावस्था के दौरान महिला की पोषणीय आवश्यकताएं। आपको बताना है कि जो एक सामान्य महिला होती है उसकी तुलना में जो गर्भावस्था यानी जिसने गर्भ को धारण किया है उस महिला की जो पोषणीय आवश्यकताएं हैं वो घट जाती हैं या बढ़ जाती है, ना बढ़ती है और ना ही घटती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपको बताना है कि इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बढ़ जाती हैं। जब एक सामान्य महिला से जो गर्भावस्था वाली महिला होती है यानी जिसने गर्भ को धारण किया है तो उसके जो गर्भ में पल रहा शिशु होता है उसे भी पोषण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए माता को जो है वो उसका सामान्य सी बात है कि उसका पोषणीय स्तर या आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अर्धठोस आहार का उदाहरण है। आपको बताना है कि जो आहार दिए गए हैं इसमें कौन सा आहार है जो अर्धठोस होता है। ऑप्शन है चावल और दाल का सूप, नारियल का पानी, दलिया और खिचड़ी, रोटी सब्जी। तो आपको बताना है कि अर्धठोस आहार किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दलिया और खिचड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयरन की कमी से होने वाली बीमारी है। आपको बताना है कि आयरन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन है बेरी, एनीमिया, कैंसर, रतौंधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनीमिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को 15 माह की उम्र पर कितनी कैल्शियम की मात्रा दी जानी चाहिए, यानी एक बच्चा जो 15 माह का है जिसकी उम्र 15 माह है उसे कितनी मात्रा देनी चाहिए कैल्शियम की। ऑप्शन है 600 mg पर डे, 200 mg पर डे, 300 mg पर डे, 900 mg पर डे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 600 mg पर डे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के होने की संभावना के लोगों में अधिक होती है, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है किस उम्र के लोगों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन है 5 साल तक के बच्चों में, ये 1 से 5 साल तक का रहेगा, किशोरों में, गर्भवती महिलाओं में या 40 से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 1 से 5 साल तक के बच्चों में
माल न्यूट्रिशन की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड को, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ये काफ़ी क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं पहले, उनको हमने लिया है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से ठोस आहार का उदाहरण है। आपको बताना है कि वहाँ पर अर्ध ठोस पूछा गया था, अभी पूछा जा रहा है कि ठोस आहार का उदाहरण है। आपको बताना है कि जो ठोस आहार होता है वो कौन कौन से हैं। ऑप्शन है चावल और दाल का सूप, नारियल का पानी, दलिया और खिचड़ी, रोटी सब्जी। तो आपको बताना है कि ठोस आहार कौन सा है इसमें से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी रोटी सब्जी। आपका अर्ध ठोस में खिचड़ी आता है, खिचड़ी दलिया, और नारियल का पानी आपका लिक्विड में आता है, यानी तरल पदार्थ में आएगा, और ये भी आपका लिक्विड में ही आएगा, तरल पदार्थ में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? आपको बताना है कि जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर में कहाँ पर होती है। ऑप्शन है उदर में, हृदय में, मस्तिष्क में, या फिर गर्दन में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मस्तिष्क में होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रुधिर कणिकाएँ कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये है ऑप्शन यकृत, अमाशय, अस्थि मज्जा, प्लीहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी प्लीहा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आरबीसी का मरुस्थल भी कहा जाता है प्लीहा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमाशय ग्रंथियों के पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं, यानी जो अमाशय से पेप्सिन स्राव होता है उसकी कौन सी कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन है अम्ल कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं, कलश कोशिकाएं, या फिर भित्तीय कोशिकाएं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुख्य कोशिकाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। आपको बताना है कि जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं या कोशिकाएं हैं, यानी आरबीसी का उत्पादन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है यकृत, हृदय, अस्थि मज्जा, या हार्मोन्स। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा से आपका आरबीसी का उत्पादन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है, यानी जो रुधिर वाहिका है जो फेफड़े से हृदय के लिए रुधिर ले जाती है उस रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, वृक्क धमनी, या फिर यकृत धमनी। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फुफ्फुस शिरा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गली ग्रंथि का क्या कार्य है। आपको बताना है गली ग्रंथि का क्या कार्य है। गली ग्रंथि यानी यह है आपकी थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन है इसका कार्य क्या है। ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, उपापचय का नियंत्रण करना, प्रजनन प्रणाली का नियंत्रण करना। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपापचय का नियंत्रण करना। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डायलिसिस का संबंध निम्न में से किस अंग के रोग से है। आपको बताना है जो डायलिसिस होता है वो किस अंग के रोग से है, यानी किस अंग में होता है ये। ऑप्शन है यकृत, फुफ्फुस,
वृक्क, हृदय। तो इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी वृक्क किडनी के द्वारा होता है डायलिसिस। हमारा अगला क्वेश्चन है सॉरी, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर में ग्रंथि होती है जहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होता है, उसे कौन सी ग्रंथि है जो नियंत्रित करती है। ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर है। यानी जो आपका हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करता है वो आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा ही नियंत्रित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन है लगभग। आपको बताना है कि जो मनुष्य का एक वयस्क मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन है 12 से 1400 ग्राम, 16 से 2000 ग्राम, 500 से 800 ग्राम या 1000 से 200 ग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1200 से 1400 ग्राम। आप कमेंट करके बताइए कि महिला का मस्तिष्क वजन कितना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे रुधिर कणिकाएं कौन सी हैं जो रोग का प्रतिरोध करने में सहायता करती हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ऑप्शन है ए केंद्रक रुधिर कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं, लसिका कणिकाएं, ये लसिका होगा, या फिर न्यूट्रोफिल। तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्वेत कणिकाएं यानी WBC जो होती हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इसका आंसर। तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है। ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, अवट्टु ग्रंथि, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि। आपकी जो ये अवट्टु ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, इसे इसका नाम याद रखिए, थायराइड को ही आपका अवट्टु ग्रंथि कहा जाता है। ये कभी कभी सीधा पूछा जाता है अवट्टु ग्रंथि, तो वहाँ पे थायराइड ग्रंथि नहीं लिखी होती है, तो ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब को नियंत्रण कौन करता है, यानी रक्तदाब को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पीतपिंड, अधिवृक्क, अवट्टु या थाइमस। अभी हमने आपको ऊपर बताया था, अधिवृक्क जो होता है वो एड्रीनल ग्रंथि होता है, अवट्टु जो है वो आपका थायराइड ग्रंथि होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी अधिवृक्क एड्रीनल ग्रंथि जो होती है उसके द्वारा रक्तदाब को नियंत्रित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमाशय में जठर रस का स्राव होता है। आपको बताना है कि अमाशय में जो जठर रस का स्राव होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है भित्तीय कोशिकाओं से, अम्ल कोशिकाओं से, पेप्टिक कोशिकाओं से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भित्तीय कोशिकाओं से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइजीन का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके, इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है स्वच्छता, टीकाकरण, प्रदूषण या अच्छा कार्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी स्वच्छता होता है हाइजीन का अर्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मसूड़ों का पर्दा कहलाता है, यानी इन्फ्लामेशन जो हो जाता है मसूड़ों में, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है जिंजिवाइटिस, ग्लोसाइटिस, ओटासाइटिस या पायरिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जिंजिवाइटिस है, जो मसूड़ों का पर्दा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32,
फ्रेंड, हम आपके क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन करने का टाइम अब नहीं है। बस आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका आंसर कंफर्म आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको एग्ज़ाम हॉल में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, सरसरी निगाह से देखिए, क्योंकि ये उतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है। और अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है 32। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पाए जाने वाला लक्षण है। ऑप्शन है जैविक चिन्हों का सामान्य होना, समायोजनशीलता, अच्छी भूख लगना, नियमित जीवन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी समायोजनशीलता जो होता है वो एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानसिक रोग के उत्पन्न होने का कारण है। आपको बताना है कि मानसिक रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है प्रतिकूल वातावरण, शारीरिक अस्वस्थता, अत्यधिक तनाव या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी कारण होते हैं मानसिक रोग उत्पन्न करने के। यदि व्यक्ति को अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा तो भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक अस्वस्थता होती है, अगर वातावरण अच्छा नहीं होता तो शारीरिक प्रॉब्लम भी होती है और व्यक्ति को स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। तो ये सभी कारण हैं आपके मानसिक रोग उत्पन्न करने के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया है। आपको बताना है कि जो सिजोफ्रेनिया है ये क्या है। ऑप्शन है मानसिक बीमारी, गायनिकोलॉजिकल समस्या, संक्रामक बीमारी या फिर सर्जिकल बीमारी। तो आपको बताना है सिजोफ्रेनिया क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह मानसिक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रोगों के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है। तो आपको बताना है कि जो मानसिक रूप से उपचार के लिए, मानसिक रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके उपचार के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन है दवाइयाँ, साइकोथेरेपी, ईसीटी या यह सभी। तो एक जो मानसिक रोग से पीड़ित होता है जो व्यक्ति, उसके उपचार के लिए सभी विधियां ली जाती हैं, क्योंकि कुछ का तो दवाइयों के माध्यम से ठीक हो जाते हैं, कुछ को होता है साइकोथेरेपी दी जाती है। तो ये सभी जो कंडीशन होते हैं, कंडीशन के हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में पाए जाने वाले लक्षण हैं। आपको बताना है कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण क्या हो सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है समायोजन क्षमता का अभाव, भावनात्मक स्थिरता, मूल्यांकन की अक्षमता का अभाव, यह सभी। तो ये सभी इसके कारण होंगे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति में जो लक्षण दिखाई देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिप्रेशन क्या है। आपको बताना है कि डिप्रेशन क्या है। ऑप्शन है मानसिक बीमारी, गायनिकोलॉजिकल समस्या, संक्रामक बीमारी या फिर सर्जिकल बीमारी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानसिक बीमारी होती है, यानी तनाव के कारण होने वाली बीमारी है। डिप्रेशन जो है वो तनाव होता है आपका। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोबिया से आप क्या समझते हैं। आपको बताना है कि फोबिया से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है अवसाद, चिंता, बेकार का डर या फिर उन्माद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उन्माद। अगला क्वेश्चन है, बिना किसी कारण के खुले स्थानों से डरना कहलाता है। आपको बताना है कि जो खुले स्थान पर बिना किसी कारण के जो व्यक्ति डर जाते हैं, यानी उनमें भय उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है जूफोबिया, हाइड्रोफोबिया, अगारोफोबिया, जेनोफोबिया। तो ये जूनोफोबिया होगा और यहाँ जो अगारो लिखा है यहाँ पर एगारोफोबिया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी एगारोफोबिया।
होता है जो खुले स्थान पर बिना किसी कारण के डर जाते हैं, उसे कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 39। निम्न में से मानसिक रोगी के उपचार हेतु कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? आपको बताना है कि कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईसीटी। ईसीटी विधि का उपयोग किया जाता है मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए। अगला क्वेश्चन है पोलियो की रोकथाम हेतु निम्न में से कौन सी वैक्सीन दी जाती है? आपको बताना है कि पोलियो की रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन है ओपीवी, पेंटावैलेंट, आईपीवी, ए एंड बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है काली खांसी किसके द्वारा होने वाली संक्रामक बीमारी है? तो आपको बताना है काली खांसी यानी हेपेटाइटिस किसके द्वारा होने वाली बीमारी है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस, उपरोक्त सभी। तो इसको बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से दूषित जल के सेवन से संचालित होने वाली बीमारी है यानी दूषित जल के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन है हैजा, अमीबायासिस, हेपेटाइटिस से उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है कि वो कौन सी बीमारी है जो जल के माध्यम से फैलती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से हैजा के नियंत्रण का उपाय है। आपको बताना है कि हैजा जो है वो किसके द्वारा यानी इसके नियंत्रण का उपाय क्या है यानी इसकी रोकथाम के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है रोगियों की शुरुआती अवस्था में पता लगाना, बी संक्रमण, पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी होंगे। ये सभी उपाय किए जाते हैं हैजा नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कुष्ठ उपचार हेतु कौन सी थेरेपी ली जाती है? आपको बताना है कि जो कुष्ठ के लिए थेरेपी अपनाई जाती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन है डॉट्स थेरेपी, एमडीटी, एआरटी, ईसीटी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमडीटी यानी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डॉट्स थेरेपी के दौरान रोगियों को कितनी श्रेणी में बांटा जाता है? आपको बताना है कि जो डॉट्स थेरेपी दी जाती है यानी 6 रोग के उपचार के लिए जो थेरेपी दी जाती है वो डॉट्स थेरेपी कहलाती है। वो कितने श्रेणियों में बटी होती है? ऑप्शन है 2, 4, 6, 10। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है डॉट्स थेरेपी का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 यानी 2 श्रेणी होती है इसकी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन टिटनेस से बचाती है? ऑप्शन है पेंटा 5, डीपीटी, टीटी या उपर्युक्त सभी यानी ये सभी होंगे। तो इसका राइट आंसर है टीटी यानी हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से यौन संचारित बीमारी का उदाहरण है। आपको बताना है कि यौन संचारित बीमारी का उदाहरण है यानी कौन सी बीमारी है जो यौन से एसटीडी से संबंधित है। ऑप्शन है खसरा, पोलियो, सिफिलिस, रीनल फेल्योर। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर यानी सिफिलिस होगा इसका, जो एसटीडी के अंतर्गत आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन हेपेटाइटिस बी से बचाती है? आपको बताना है
कि कौन सी वैक्सीन है जो हेपेटाइटिस बी से बचाती है? ऑप्शन है पेंटाफाइव, डीपीटी, टीटी या ऑल। तो यह है आपका ऑप्शन ए पेंटाफाइव। इसके अंतर्गत आती है आपकी हेपेटाइटिस बी। पेंटाफाइव में 5 वैक्सीन को इंक्लूड किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एड्स के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है? यानी यहाँ पर एड्स की बात की जा रही है। एड्स के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डॉट्स थेरेपी, ईसीटी, एआरटी या ओआरएस। तो आपको बताना है कि एड्स के लिए कौन सी थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर एआरटी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने आंसर कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ऑप्शन है पीपीआई का संबंध है। आपको बताना है कि जो पीपीआई होता है इसका संबंध किससे है। ऑप्शन है क्षय रोग के नियंत्रण से, एड्स के नियंत्रण से, मलेरिया के नियंत्रण से या फिर पोलियो के नियंत्रण से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पोलियो के नियंत्रण से, यानी पल्स पोलियो के से है रिलेटेड। ऑप्शन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुष्ठ रोग के निदान हेतु किया जाता है? आपको बताना है कि कौन सा परीक्षण है जो कुष्ठ रोग के निदान के लिए किया जाता है। ऑप्शन है एलिजा टेस्ट, सिक टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट या मल्टी ड्रग्स थेरेपी। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी सिक टेस्ट जो होता है वो कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है, यानी लेप्रोसी के लिए। अगला क्वेश्चन है, मल्टी ड्रग थेरेपी का संबंध किस रोग के उपचार से है? तो आपको बताना है कि जो मल्टी ड्रग्स थेरेपी होती है, यानी बहु औषधि होती थेरेपी, वो किस रोग से संबंधित है। ऑप्शन है कुष्ठ रोग, क्षय रोग, घेंघा रोग, मलेरिया रोग। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी के अंतर्गत कौन से रोग आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, कंडोम का उपयोग निम्न में से किस बीमारी की रोकथाम में सहायक है? आपको बताना है कि जो कंडोम का उपयोग किया जाता है वो किस बीमारी के उपयोग के लिए किया जाता है, यानी रोकथाम के लिए। ऑप्शन है एचआईवी संक्रमण, रूबेला, गलसुआ, क्षय रोग। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी एचआईवी जो होता है, एचआईवी एड्स से प्रिवेंशन के लिए कंडोम का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टीका बच्चों को खसरे से बचाता है? ऑप्शन है मीजल्स वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, ओपीवी, ए एंड बी दोनों। तो आपको बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी ए एंड बी दोनों। मीजल्स वैक्सीन तो यहाँ पर एक ही दिया जा रहा है, जबकि ऑप्शन बी में एमएमआर का मतलब मीजल्स, मम्स, रूबेला, यानी तीनों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? आपको बताना है कि कौन सा रोग है जिसका कारण जीवाणु नहीं है, यानी बैक्टीरिया नहीं है। ऑप्शन है एड्स, डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए देखें इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एड्स, यानी एड्स जो है वो जीवाणु के द्वारा नहीं बल्कि विषाणु वायरस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है,
मलेरिया संबंधित है। आपको बताना है कि मलेरिया किससे संबंधित है। ऑप्शन है ज्वर, अतिसार, सामान्य ठंड या सीखने से। तो सीखना इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है ये मलेरिया। ठंड इसके लक्षण हैं, ठंड लगना। अतिसार भी नहीं है, आपका ज्वर है, मलेरिया एक ज्वर है। हमारा अगला क्वेश्चन है चेचक होने का कारण है। आपको बताना है चेचक किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है रूबेला वायरस, मिक्सो वायरस, वेरियोला वायरस या फिर वेरिसेला वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो मच्छर के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन है मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, फाइलेरियासिस, डेंगू बुखार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्लीपिंग सिकनेस। इसी मक्खी के काटने से होता है जिसमें व्यक्ति को बहुत नींद आती है। अगला क्वेश्चन है डेंगू बुखार मानव शरीर में किसकी कमी से हो जाता है। ऑप्शन है जल की कमी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पराया दूध से फैलता है। आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो दूध के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन है यक्षमा, डिप्थीरिया, पीलिया, विसूचिका। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए राइट आंसर यानी यक्षमा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है टिटनेस का कारण है। आपको बताना है कि टिटनेस का कारण क्या है। ऑप्शन है साल्मोनेला, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी यहाँ पर रहेगा, बैक्टीरियाफेज, वायरस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, क्लोस्ट्रिडियम टिटैनी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पराया वायु के माध्यम से फैलता है। आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो वायु यानी हवा के द्वारा फैलता है। ऑप्शन है टाइफाइड, हैजा, प्लेग या ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, क्षय रोग, यक्षमा, तपेदिक, कुछ भी कह सकते हो, इसके कई नाम हैं। अगला क्वेश्चन है पोलियो का विषाणु शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है। आपको बताना है कि जो पोलियो का विषाणु यानी वायरस होता है वो किस माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ऑप्शन है मच्छर के काटने से, मक्खी के काटने से, संदूषित खाद्य और पानी के स्राव से, लार और नाक के स्राव से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी लार और नाक के स्राव से फैलता है, शरीर में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ चला गया। बताइए, यही था क्वेश्चन नंबर। अगला देखिए 67। वायरल संक्रमण होने का कारण है मलेरिया, टाइफाइड, विसूचिका, जुखाम। तो वायरल जो होता है वो आपका जुखाम होता है। अगला क्वेश्चन है आंत्रज्वर किसके द्वारा होता है। आपको बताना है आंत्रज्वर यानी टाइफाइड जो होता है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में रोगी को बुखार आ सकता है।
ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, संक्रमण यानी इन्फेक्शन। तो ये सभी के स्थिति में रोगी को बुखार आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मलेरिया के दौरान आने वाले बुखार की विशेषता है क्या है? सर्दी एवं कपकपी के साथ तेज बुखार आना, सीढ़ी नुमा तरीके से बढ़ना, समान बुखार आना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्दी एवं कपकपी के साथ तेज बुखार आना, इसके मलेरिया के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से श्वसन संबंधी असामान्य स्थिति है, यानी जो श्वसन में प्रॉब्लम होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है डिस्पेनिया, टेकीपेनिया, ब्रेडीपेनिया या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये सभी आपके कंडीशन होते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग के निदान हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? आपको बताना है कि क्षय रोग के उपचार हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन है मल परीक्षण, बलगम परीक्षण, छाती का एक्सरे, ए एंड बी दोनों। तो ये दोनों सही हैं, यानी जो दोनों का टेस्ट के लिए लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। ऑप्शन ए 96 फ़ारेनहाइट, 97 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, फिर 98.6 फ़ारेनहाइट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, डेंगू बीमारी में नाड़ी की गति होती है। ये तीनों दिखा रहे हैं बीमारी, यानी टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, डेंगू। इसमें जो नाड़ी की गति होती है वो कैसी होती है? मंद हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर यानी मंद हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। शिशु की नाड़ीगत होती है। आपको बताना है कि जो शिशु की नाड़ीगत होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन है 80 से 100 बीट पर मिनट, 100 से 140, 100 से 80 से 120 या 60 से 80। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 100 से 140 बीट पर मिनट होती है जो शिशु की नाड़ी गति होती है। अगला क्वेश्चन है 77। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 12 मई, 15 जून, 20 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है 12 मई। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार निम्नलिखित में से किस प्रकार के फीवर की प्रकृति सतत ज्वर होती है? आपको बताना है कि वह कौन सा ज्वर होता है जो सतत ज्वर कहलाता है, जिसकी प्रकृति होती है यानी ज्वर का लगातार बना रहना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन देखिए क्या है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, मीजल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
यानी मीजल्स जो होता है ये सतत ज्वर कहलाता है। इसकी प्रकृति होती है यानी लगातार बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वर में पैरोटिड ग्लैंड बड़ी होती है? आपको बताना है कि जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो कब बड़ी हो जाती है, किस ज्वर में। ऑप्शन है मम्स, रूबेला, टाइफाइड, मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मम्स जो होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, फेशियल नहीं होगा, यहाँ पर पेशीय है। पेशीय दर्द होने से रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जब पेशीय दर्द होता है तो रक्तचाप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी औषधि रक्तचाप को कम करने में उपयोगी नहीं है। यानी यहाँ पर नहीं लिखा गया है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। उपयोगी है नहीं है, बल्कि यहाँ पर नहीं है का पूछा जा रहा है। ऑप्शन है रेमिप्रिल, इनालाप्रिटल, एड्रीनेल, निफेडिपिन। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एड्रीनेल जो है यह रक्तचाप को कम नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप को मापने वाले यंत्र का नाम है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है थर्मामीटर, स्फेग्नोमैग्नोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक तापमापी या कार्डियोग्राफ। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन बी स्फेग्नोमैग्नोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी, 7 अप्रैल, 15 मई, 12 नवंबर। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी यानी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में नाड़ी की सामान्य दर कितनी होती है। आपको बताना है कि जो वयस्क होते हैं उनकी नाड़ी दर कितनी होती है यानी पल्स रेट। ऑप्शन है 140 से 150, 130 से 140 या 72 से 80 या 60 से 70। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 72 से 80 होता है जो पल्स रेट होती है पर बीट मिनट। अगला क्वेश्चन है, आयुष शब्द में इसका क्या अर्थ है। आपको बताना है कि आयुष शब्द जो है वो कहाँ, मतलब उसका अर्थ क्या होता है। उसके हर शब्द का एक अर्थ होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन देखिएगा, साइंस, सिम्टम्स, सिंबल या फिर सिद्धा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी सिद्धा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, भारत में अवश्य कितने चिकित्सा पद्धतियों का संचालन करता है। यहाँ पर अवश्य नहीं होगा, यहाँ पर आपका आयुष होगा। भारत में जो है वो आयुष जो है वो कितना चिकित्सा पद्धतियों का संचालन करता है। ऑप्शन है 6, 5, 9, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 5। वह 5 अर्थ जो है वो 5 शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है मतलब एक एक पद्धतियों के बारे में वो है। अगला क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से एंटीपायरेटिक दवा का क्या कार्य है। आपको बताना है कि जो एंटीपायरेटिक दवा होती है वह किस काम यानी वह क्या कार्य करती है। ऑप्शन है, यह दवाई शरीर के तापमान को समान करने का कार्य करती है। यह दवाई दर्द को कम करती है। यह दवाई उल्टी के उपचार हेतु काम में ली जाती है। यह दवाई क्षय रोग के उपचार हेतु काम में ली जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी यह शरीर के तापमान को
नियंत्रित करती है यानी सामान्य करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से एंटीपायरेटिक दवा कौन सी है? ऑप्शन है रेगिनाल, पैरासीटामॉल, डिक्लोफेनिक या आइसोनियाजिड। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी पैरासीटामॉल जो है आपकी एंटीपायरेटिक दवा होती है। आपकी जो आइसोनियाजिड होती है ये। अगला क्वेश्चन है आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि जो आईएम है इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म क्या है? इंट्रामेन, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामीन या इनसाइड द मैन। तो इसका राइट आंसर है इंट्रामस्कुलर, आईएम का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90, ओडी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है दिन में 1 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार या दिन में 4 बार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिन में 1 बार। अगला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, बीडी से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन है दिन में 5 बार, दिन में 2 बार, दिन में 3 बार या दिन में 4 बार। तो आपको बताना है कि बीडी से आप क्या समझते हैं, यानी बीडी आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी दिन में 2 बार। और टीडी जो होता है वो दिन में 3 बार होता है। अगला क्वेश्चन है यह किसी रोगी को दवा दिन में यदि हो, यहाँ पर होगा यदि किसी रोगी को दवा दिन में 3 बार देनी हो तो यह दवा कितने घंटे के अंतराल पर देनी चाहिए? ऑप्शन है 8-8 घंटे पर, 6-6 घंटे पर, पहले 2 बार 8 से 8 घंटे के अंतराल पर, फिर कभी भी दी जा सकती है। पहली 2 बार सिर्फ 6 घंटे के अंतराल पर कभी भी दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये 8-8 घंटे के अंतराल पर दी जा सकती है यदि दिन में 3 बार देनी हो तो। ऑप्शन है निम्नलिखित में से एंटी एमेटिक दवा कौन सी है? आपको बताना है कि जो एंटी एमेटिक दवा होती है वो कौन सी है। ऑप्शन है रेगनाल, पैरासीटामॉल, डिक्लोफेनिक सोडियम, आइसोनियाजिड। ऑप्शन ए रेगनाल जो होती है आपकी एंटी एमेटिक दवा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, टीडीएस से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि टीडीएस क्या है। ऑप्शन है दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि टीडीएस क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी दिन में 3 बार। अगला क्वेश्चन है एसओएस से आप क्या समझते हैं? आपको बताना है कि एसओएस से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन है दोपहर से पूर्व, दोपहर, यदि आपातकाल में आवश्यक हो, कल सुबह या आज रात। तो इसका राइट आंसर है यदि आपातकाल में आवश्यक हो तो, यानी इमरजेंसी के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सी दवा डायरिया के उपचार हेतु उपयोग में ली जाती है? आपको बताना है कि कौन सी दवा होती है जो डायरिया के उपचार में ली जाती है। ऑप्शन है लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड, डल्कोलेक्स, ग्लिसरीन सपोजिटरी या ए एंड बी दोनों। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या है।
यानी डायरिया के समय पर उपयोग में ली जाने वाली दवा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिप्रोमाइड हाइड्रोक्लोराइड, जो है वो डायरिया के उपचार के लिए ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा उल्टी को रोकने के काम में ली जाती है? ऑप्शन है एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या ओंडासेट्रोन। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, यानी जो उल्टी के दौरान उपयोग में ली जाती दवा है वो कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओंडासेट्रोन, जो है ये उपयोग में ली जाती है आपके उल्टी में, यानी एंटीबायोटिक दवा होती है। हाइपरटेंशन से आप क्या समझते हैं? टेंशन का बढ़ जाना, टेंशन का कम होना, रक्तदाब का बढ़ना, पल्स रेट का बढ़ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी रक्तदाब का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन की दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? आपको बताना है जो क्लोरोक्विन दवा होती है वह किस बीमारी के लिए उपयोग की जाती है? अस्थमा, एंजाइना पेक्टोरिस, डायरिया, फिर मलेरिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मलेरिया। फ्लोरोक्विन जो होता है वह आपके मलेरिया के लिए होता है। अगले क्वेश्चन है और अगला और अंतिम क्वेश्चन है, एक मधुमेह के रोगी में निम्न में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? यानी डायबिटीज जो पेशेंट होता है उसमें कौन से लक्षण होते हैं? ऑप्शन है मूत्र त्याग का बढ़ जाना, अत्यधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना या सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, या सभी लक्षण होंगे एक जो डायबिटीज का पेशेंट होगा। फ्रेंड, इस तरह हमारे आज के 100 टॉप क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो आपके सिलेबस से लिए गए थे, जो आपके टॉपिक नंबर 9 से लेकर टॉपिक नंबर 21 तक कंप्लीट किया गया है। फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। क्लास के लिए थैंक यू।